इंडस्ट्रीज में हम बेसिकली कर क्या रहे थे, वी वर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंडस्ट्रीज दैट हैव इवॉल्व्ड इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम एंड व्हाट इज देयर रोल इन इकोनॉमी। तो अभी हम देखेंगे भाई साहब मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज, ठीक है, इंडस्ट्रीज दैट यूज मिनरल्स एंड मेटल्स एज, ठीक है, ऐसी इंडस्ट्रीज जो मिनरल्स और मेटल्स को यूज करती हैं, ठीक है, इंडस्ट्रीज, so industries that use minerals and metals as raw materials are called as mineral based industries, ठीक है। तो इनको हम मतलब इनकी डिपेंडेंसी किस पे रहती है, मिनरल्स पे रहती है, ठीक है। सो कैन यू नेम सम इंडस्ट्रीज दैट वुड फॉल इन द कैटेगरी, कौन से हो जाएंगे भाई साहब बताइए। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री हो गई, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री हो गई, कॉपर इंडस्ट्री हो गई, जितने भी आपके मेटल्स हैं जो आप अर्थ से निकाल रहे हैं वो सब के सब क्या हो जाएंगे, मिनरल बेस्ड। इज ऑयल ऑल्सो अ मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, यस इट इज, ठीक है। सो ये सारे आपके मिनरल बेस्ड इंडस्ट्रीज हो गए, ठीक है, ओके। The iron and steel industry is the basic industry since all other industries, that is heavy, medium and light, depend on it for their machinery. तो आयरन इंडस्ट्री को हम बेसिकली क्या मानते हैं, इट इज द बेसिक इंडस्ट्री सिंस बाकी सब जितने भी आपके अदर इंडस्ट्रीज हैं, हैवी, मीडियम एंड लाइट, डिपेंड ऑन इट फॉर देयर मशीनरी, ये इस पे डिपेंड करते हैं भाई साहब। तो सबसे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्री जो है वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, ठीक है, ओके। Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, ठीक है, आपके इंजीनियरिंग गुड्स बनते हैं, ये बीम्स जो बनते हैं, ठीक है, रेलवे ट्रैक्स बनते हैं, आपके गाड़ियां बनती हैं स्टील से, ठीक है, कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स जो आपके बीम्स बनते हैं, ब्रिजेस बनते हैं, उनमें जो बेसिकली रॉड्स होते हैं वो सारे आपके स्टील्स के होते हैं। डिफेंस, बंदूकें बनती हैं, तोप बनती है, वैसा एरोप्लेन्स बनते हैं। मेडिकल में भी स्टील का काफी ज्यादा इन्वॉल्वमेंट है। आप, हाँ, सीजर्स, ठीक है, ऑपरेशन इंस्ट्रूमेंट्स जो बनते हैं वो आपके स्टील से ही बनने चाहिए, आयरन से नहीं बनने चाहिए, क्योंकि आयरन में जंग खाता है, ठीक है, और स्टील में जंग नहीं लगता है क्योंकि स्टील इज एन अलॉय, ठीक है। जब आप आयरन को कार्बन, क्रोमियम और निकल से ऐड करवाते हैं तो वो बनता है स्टेनलेस स्टील। सो आपके जितने भी ऑपरेशन के इक्विपमेंट्स होते हैं वो स्टेनलेस स्टील से बने होते हैं, ठीक है, छुरी, कैंची जो भी है, प्लस आपके बेड्स जो है, हॉस्पिटल बेड्स, ये सारे सब में आपका मेडिकल, टेलीफोनिक, ठीक है, टेलीफोन मतलब आपके जो टेलीफोन, मोबाइल फोन्स, इसमें भी काफी सारा स्टील का इस्तेमाल होता है। साइंटिफिक इक्विपमेंट, साइंस लैब्स में जो इक्विपमेंट्स हैं, ठीक है, ना, वैरायटी ऑफ कंज्यूमर गुड्स, बाकी बहुत सारे फर्नीचर्स में, मतलब आप ऐसा हार्डली कोई प्रोडक्ट होगा जिसमें किसी मात्रा में स्टील यूज नहीं हुआ है। सम अमाउंट ऑफ स्टील इज यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ऑलमोस्ट एवरी अदर प्रोडक्ट, ठीक है, क्लियर है, समझ में आता, हम समझ में आता। इंजीनियरिंग गुड्स हो गए भाई साहब, कंस्ट्रक्शन मटेरियल हो गया, ये डिफेंस मटेरियल हो गया, ठीक है, और ये हो गया आपका मेडिकल इक्विपमेंट, इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन, डिफेंस एंड मेडिकल इक्विपमेंट, ठीक है, ओके। सो जैसे देखो आपका इंजीनियरिंग गुड्स हो गया, ये दीज आर ऑल इंजीनियरिंग गुड्स, देखो टेलीफोनिक गुड्स हो गए, ये मेडिकल इक्विपमेंट हो गए, ये आपके डिफेंस के इक्विपमेंट्स हो गए, ये इंजीनियरिंग गुड्स हो गए। ये देखो जैसे आपके बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं, देखो, ठीक है, बड़े बड़े जो कंस्ट्रक्शन साइट्स होते हैं वहां पे हैवी यूज ऑफ स्टील इंडस्ट्री होती है, ठीक है। सो इन सारी चीजों में वैसा प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट। कितना कोई कंट्री प्रोड्यूस कर रहा है या यूज कर रहा है, अगर कंजम्पशन कितना यूज कर रहा है स्टील को जितना ज्यादा यूज होगा इसका मतलब वो डायरेक्ट इंडिकेटर है कि भाई साहब कंट्री प्रॉस्पर कर रही है, कंट्री कंस्ट्रक्शन में आगे बढ़ रही है, कंट्री रोड्स में आगे बढ़ रही है, ठीक है। सो प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ स्टील इज ऑफन रिगार्डेड एज द इंडेक्स ऑफ अ कंट्रीज डेवलपमेंट, ठीक है। आयरन एंड स्टील इज अ हेवी इंडस्ट्री, ये भाई साहब एक बहुत हेवी इंडस्ट्री है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स, बिकॉज ऑल रॉ मटेरियल्स एज वेल एज फिनिश्ड गुड्स, जितने भी रॉ मटेरियल्स हैं और जितने भी फिनिश्ड गुड्स हैं, आर हेवी एंड बल्की, एंटेलिंग हेवी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जिसके वजह से भाई साहब बहुत ज्यादा ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इन्वॉल्व है, ठीक है। ऑल रॉ मटेरियल्स आर हेवी एंड बल्की, ठीक है। आयरन और coking coal and limestone are required in the ratio of 4:2:1, ठीक है। आयरन और कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन आर रिक्वायर्ड इन द रेशियो ऑफ 4। आयरन को मैन्युफैक्चर करने के लिए ब्लास्ट फर्नेस में, ये बड़ा ऐसा फर्नेस होता है और इसमें भाई साहब इसको डाला जाता है, तो आयरन और अप्रोक्सीमेटली 4 एंड कोकिंग कोल 2 एंड लाइमस्टोन 1:1, 4:2:1 रेशियो में इस पूरे मिक्सचर को एक बड़े ब्लास्ट फर्नेस में डाला जाता है जिसमें से आपका निकलता है आयरन, ठीक है। सो आयरन और कोकिंग कोल एंड, ठीक है, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन होगा यहाँ पे, दिस विल बी लाइमस्टोन, ठीक है।
लाइमस्टोन, कोकिंग कोल, मैग्नीज भी डालते हैं कभी कभी। सम क्वांटिटीज ऑफ मैग्नीज आर आल्सो रिक्वायर्ड टू हार्डन द स्टील। अगर भाई साहब स्टील को आप हार्डन करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत आपका मैग्नीज भी इस्तेमाल होता है, ठीक है। ओके, mineral base. Remember that the finished products also need an efficient transport network for their distribution to the markets and consumers. आपने भाई साहब गाड़ियां बना ली, आपने भाई साहब भारी भरकम चीजें बना ली, लेकिन आपका ट्रांसपोर्ट नेटवर्क ही नहीं है, तो वो भाई साहब कंज्यूमर तक नहीं पहुंच पाएगा। You need an efficient transport network either by roads, railways, airways or ठीक है waterways for the finished products to actually reach the consumers, ठीक है। So you will need a very effective transport system. तो इंडस्ट्री करने से ही नहीं होगा, इंडस्ट्री का सपोर्टिंग मैकेनिज्म भी आपको बनाना पड़ेगा। इंडस्ट्री करते रहेंगे तो नहीं होगा, इंडस्ट्री को ट्रांसपोर्ट इफेक्टिव चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट का बैकबोन नहीं है तो इंडस्ट्री विल नॉट फ्लरिश, इट विल समहाउ बी अ चैलेंज टू सेट अप एन इंडस्ट्री। In 2010-11 with 72.2 million tons of steel production, ठीक है, इतना भाई साहब स्टील प्रोडक्शन हुआ था। इंडिया रैंक 4th अमंग द वर्ल्ड क्रूड स्टील प्रोड्यूसर्स। तो इंडिया की रैंकिंग भाई साहब क्या थी, पूरे वर्ल्ड में 4th थी। मतलब इंडिया इज अ गुड मैन्युफैक्चरर ऑफ स्टील, ठीक है। 2000 इंडिया की रैंकिंग भाई साहब 4th अमंग द वर्ल्ड थी स्टील में। इन 2010-11 पर कैपिटा कंजम्पशन ऑफ स्टील इन द कंट्री वाज ओनली around 49 per kg per annum against the world average of 182 per kg। इसका मतलब क्या हो रहा है, देखो पर कैपिटा मतलब समझते हैं, समझ लो टोटल स्टील प्रोड्यूस इज 1000 kg और टोटल पॉपुलेशन, ठीक है, समझ लो जितना भी स्टील प्रोड्यूस हुआ है और जितना पॉपुलेशन है जो स्टील को यूज कर रहा है, बाकी का स्टील एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पूरे वर्ल्ड में एवरेज कितना यूज हो रहा है भाई साहब 182 kg पर एनम। हर इंसान कितना स्टील यूज कर रहा है 182 केजी। अभी इसमें भाई साहब आपका गैस हो सकता है, इसमें भाई साहब आपका फर्नीचर हो सकता है, इसमें भाई साहब जिस बिल्डिंग में आप रहते हैं वो हो सकता है, जो पंखे आप यूज कर रहे हैं उसमें हो सकता है। तो ऑन एन एवरेज अगर हम देखा जाए कितना कंजम्पशन हो रहा है स्टील का 182 केजी पर इंडिविजुअल पर एनम पूरे वर्ल्ड में, और इंडिया में कितना है 49 केजी पर एनम, ठीक है, 49 केजी पर इंडिविजुअल पर एनम। तो इसका मतलब क्या हुआ, इंडिया इन स्पाइट बीइंग द 4th लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील द कंजम्पशन इज फार बिलो द एवरेज। इसका मतलब क्या हुआ है, ज्यादा करके हम स्टील को यूज नहीं कर रहे हैं, या तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, या तो स्टील सब लोगों तक नहीं पहुंच पा रहा है, ठीक है। जब अगर जैसे समझ लो अगर मैं ऐसा बोलूं कि गांव खेड़े में ज्यादा लोग रहते हैं, गांव खेड़े में जो झोपड़ियां बनती हैं वो स्टील का इस्तेमाल नहीं करती हैं, जितना आप बिल्डिंग्स घर शहरों में बढ़ाएंगे तो उतने में स्टील यूज होगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर मेजर क्राउड आपका गांव खेड़े में है जहां पे स्टील का इस्तेमाल नहीं हुआ है, तो दिस विल डेफिनेटली ड्रॉप हियर। क्या ये समझ में आ रहा है, ये एक रीजन हो सकता है। दूसरा क्या है भाई साहब, आप माल को तैयार रखें लेकिन आप इसको यूज नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप उसको यूज नहीं कर रहे तो माल गोदाम में पड़ा हुआ है, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। सो दे आर डिफरेंट वेज, ठीक है, दे आर डिफरेंट थिंग्स, बट डेफिनेटली we are definitely the 4th largest producer of steel in the world, but when it comes to consuming steel we are far below the average, ठीक है, हमारा भाई साहब far below the average है, ठीक है। it is the largest producer of sponge iron, ठीक है, it is मतलब हमारा इंडिया जो है this is the largest producer of sponge iron, ठीक है। let us study the process of manufacturing steels, transport of raw material। तो यहाँ पे भाई साहब raw material कहाँ पे जाता है भाई साहब, आपके स्टील प्लांट में जाता है, ठीक है। रॉ मटेरियल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू स्टील प्लांट्स। आयरन का क्या होता है भाई साहब, आयरन इज मेल्टेड। तो यहाँ पे देखो ब्लास्ट फर्नेस होता है, इसके ऊपर हम भाई साहब ट्रॉली से क्या चढ़ाते हैं, आयरन लाइमस्टोन और कोकिंग कोल किस रेशियो में है, 4:2:1 में है, ठीक है। आयरन, कोकिंग कोल एंड लाइमस्टोन इन द रेशियो ऑफ 4:2:1 is fluxing material which is added, slag is removed, coke is burned to heat the ore। यहाँ पे भाई साहब मोल्टेन आयरन निकलता है और यहाँ पे स्लैग जो है तो इधर से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे मोल्टेन आयरन निकलता है जिसको हम बेसिकली दूसरे चीजों में यूज करते हैं, ठीक है। ओके, सो मोल्टेन मटेरियल पोर्ड इनटू टू मोल्ड कॉल्ड पिग आयरन, इसको हम बोलते हैं भाई साहब पिग आयरन, ठीक है, दिस इज कॉल्ड पिग आयरन। स्टील मेकिंग, पिग आयरन इज फर्दर प्यूरिफाइड बाय मेल्टिंग एंड ऑक्सीडाइजिंग द इम्प्योरिटीज, मैंगनीज, निकल, क्रोमियम आर एडेड। तो आयरन से अगर तुमको स्टील प्रोड्यूस करना है, देखो आयरन है बहुत स्ट्रॉन्ग, लेकिन उसका एक डिसएडवांटेज क्या है कि उसमें रस्टिंग होती है। स्टील में रस्टिंग नहीं होती है क्योंकि स्टील एक अलॉय है, स्टील में आयरन भी है, कार्बन भी है, क्रोमियम भी है, निकल भी है। तो अगर आपको स्टील बनाना है
तो इन सब चीजों को ऐड करना पड़ेगा। निकल, क्रोमियम आर एडेड, ठीक है, टू मेक स्टील। ओके, देन शेपिंग द मेटल, इसके बाद हम उसको शेप देते हैं। रोलिंग, प्रेसिंग, कास्टिंग एंड फॉर्गिंग, ये सब आपके भाई साहब शेपिंग द मटेरियल में आ जाते हैं, ठीक है। सो सेल इज बेसिकली व्हाट स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, गवर्नमेंट बॉडी है ये। मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर मतलब क्या है, गवर्नमेंट की जो स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं, ठीक है, मोस्ट ऑफ द पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स मार्केट देयर स्टील थ्रू स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दैट इज सेल। सेल से भाई साहब मार्केट करते हैं, ठीक है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। Okay, in the 1950s, China and India produced almost the same quantity of steel. दोनों ने भी भाई साहब सेम क्वांटिटी ऑफ स्टील प्रोड्यूस किया था। In 2004, India was the largest exporter of steel, which accounted for 2.25% of the global steel trade. ठीक है, इंडिया was the largest exporter, मतलब देखो यहाँ पे फोर्थ लार्जेस्ट हैं हम, 182 kg पर इंडिविजुअल पर एनम है, पर कैपिटा पर इंडिविजुअल है पर एनम, और हमारा कितना है 49। मतलब इसका मतलब क्या है, हम ज्यादा से ज्यादा स्टील क्या कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा है, एक्सपोर्ट करना बनता है, इससे पैसे आएंगे, लेकिन दूसरी बात यह है कि हो सकता है हम एक्सपोर्ट के चक्कर में उस स्टील को अपने डेवलपमेंट में ही नहीं यूज कर पा रहे हैं, ये एक नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। ओके, इन 2004 इंडिया वाज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ स्टील which accounted for 2.25% of the global steel trade, ठीक है, तो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर था इंडिया। और पूरे वर्ल्ड में जो ट्रेड हो रहा है स्टील को लेकर, इसमें इंडिया का कंट्रीब्यूशन ही 2.25% था, ठीक है। सो टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। आज की तारीख में भाई साहब चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। स्टील प्रोडक्शन ऑफ इंडिया एंड चाइना अगर हम देखेंगे, ये इंडिया काफी ज्यादा है भाई साहब, चाइना का अगर आप देखोगे इंडिया से काफी ज्यादा है, ठीक है। फिर भी चाइना के कंपैरिजन में इंडिया ने भी अपने आप को भाई साहब ग्रोथ, लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पे चाइना का ग्रोथ देखो, चाइना का ग्रोथ अगर आप देखोगे भाई साहब पूरा जा रहा है, इंडिया का ग्रोथ मतलब उतना ज्यादा स्लोप नहीं है, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, नॉट मच ऑफ अ स्लोप आउट हियर, बट लुक एट चाइना, तड़ातड़ ग्रोथ हुआ है भाई साहब, ठीक है। टुडे चाइना इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्टील। चाइना इज ऑल्सो द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, ये एक अच्छी बात है, ठीक है। इंडिया इज द फोर्थ लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, बट व्हेन इट कम्स टू कंजम्पशन ऑफ स्टील इट इज शोइंग पुअर स्टैंडर्ड्स। अगर भाई साहब 182 kg पर कैपिटा पर एनम है वर्ल्ड कंजम्पशन, तो हम आते हैं किसमें, 49 kg पर कैपिटा पर एनम में, मतलब हमारा कंजम्पशन बहुत कम है। चाइना प्रोड्यूस भी ज्यादा कर रहा है और यूज भी ज्यादा कर रहा है, इसका मतलब क्या है, चाइना उस स्टील को अपने ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में ज्यादा यूज कर रहा है। इंस्टेड ऑफ गिविंग इट टू द वर्ल्ड, इट इज यूजिंग इट इट्स ओन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। स्टील से भाई साहब आप भजन तो नहीं करने वाले हैं, ना ही उसको चबा के खाने वाले हैं, तो आप क्या चीजों में यूज करेंगे, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में यूज करेंगे, मशीनरीज डेवलप में यूज करेंगे, इन सब चीजों में आप यूज करेंगे। अगर इन चीजों में आपका कंजम्पशन बढ़ रहा है तो इसका मतलब भाई साहब चाइना इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ स्टील, ठीक है। छोटा नागपुर प्लेटू रीजन हैज द मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्रीज, ज्यादा करके आपके छोटा नागपुर प्लेटू में मैक्सिमम कॉन्सेंट्रेशन। इट इज लार्जली बिकॉज ऑफ द रिलेटिव एडवांटेज दिस रीजन हैज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ दिस इंडस्ट्री, ठीक है। दीज इंक्लूड क्या क्या भाई साहब है, लो कॉस्ट ऑफ आयरन ओर, तो आयरन ओर आपको भाई साहब चीप कॉस्ट में मिलता है, ठीक है। हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स इन प्रॉक्सिमिटी, तो बहुत सारे हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स आपको क्लोज में ही मिल जाएंगे, ठीक है, हाई ग्रेड रॉ मटेरियल्स। What you get is cheap labor, BRK, ठीक है, मतलब बहुत सारे लोग वहां पे अनएम्प्लॉयड है, तो इसीलिए खुशी खुशी वो आपके लिए काम कर लेंगे, ठीक है, चीप लेबर। देन वास्ट ग्रोथ पोटेंशियल इन द होम मार्केट, तो काफी सारा ग्रोथ पोटेंशियल है होम मार्केट में, ठीक है। तो इन सब वजह से भाई साहब आयरन स्टील इंडस्ट्री डेवलप हो रही है। दो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल लार्जली। क्यों, क्या रीजंस हैं कि भाई साहब हम चाइना जैसा ग्रोथ नहीं दिखा पा रहे हैं इन टर्म्स ऑफ स्टील प्रोडक्शन, ठीक है। सो इंडिया इज एन इंपॉर्टेंट आयरन एंड स्टील प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, येट वी आर नॉट एबल टू परफॉर्म टू आवर फुल पोटेंशियल। क्या रीजंस हो सकते हैं भाई साहब, हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल, ठीक है। कोकिंग कोल हमारे लिए भाई साहब चैलेंज है, ठीक है, हाई कॉस्ट है एक तो, और लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकिंग कोल। लोअर प्रोडक्शन ऑफ लेबर, लेबर हमारा भाई साहब उतना एफिशिएंट नहीं है, ठीक है, जो लोग इसमें इन्वॉल्व है वो स्वस्थ नहीं है, अस्वस्थ है, ठीक है, अपने हाई प्रोडक्शन यूनिट से नहीं दे पा रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट एबल टू प्रोड्यूस मोर, ठीक है। लोअर प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, इररेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी, पावर ऑन ऑफ हो रहा है,
हम भाई साहब रेगुलर सप्लाई ऑफ पावर हमको इंडस्ट्रीज को देना ही पड़ेगा इन ऑर्डर टू इंश्योर प्रोडक्शन। भाई साहब ब्लास्ट फर्नेस का टेम्परेचर कोई 1-2 डिग्री का नहीं होता है, 1800 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर होता है भाई साहब ब्लास्ट फर्नेस का। उस टेम्परेचर पे जाने के लिए आपको बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ती है, क्योंकि आप कोल से इस एनर्जी को सप्लाई नहीं कर पा रहे। सो द अदर मोड विल बी इलेक्ट्रिसिटी। अगर भाई साहब इलेक्ट्रिसिटी आपका ऊपर नीचे हो रहा है तो ऑब्वियसली द प्रोडक्शन विल बी इंपैक्टेड। ठीक है। पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट का इंफ्रास्ट्रक्चर अगर पुअर हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें आपके इंपैक्ट करती हैं। ठीक है। ओके, वी ऑल्सो इंपोर्ट गुड क्वालिटी स्टील फ्रॉम अदर कंट्रीज। हम दूसरे कंट्रीज से गुड क्वालिटी स्टील को इंपोर्ट करते हैं। ठीक है। हाउएवर द ओवरऑल प्रोडक्शन ऑफ स्टील इज सफिशिएंट टू मीट आवर डोमेस्टिक डिमांड। हमारे डोमेस्टिक डिमांड जो भी हैं, रेलवे लाइंस बनाना, कंस्ट्रक्शन बनाना, तो जो भी हमारे डोमेस्टिक डिमांड्स हैं वो हमारे प्रोडक्शन से फुलफिल हो रहे हैं, लेकिन शायद हम अपने रिसोर्स को, दैट इज स्टील को, अंडर यूटिलाइज कर रहे हैं। ठीक है, फॉर आवर डेवलपमेंट। Liberalization and foreign direct investment have given a boost to the industry with the efforts of private entrepreneurs. So liberalization हुआ है, मतलब हमारे बिजनेस के प्रोसेसेस में काफी ढील आई है। ठीक है, बिजनेस जैसे पहले बहुत स्ट्रिंजेंट हुआ करता था, बहुत ही सख्त हुआ करता था, तो गवर्नमेंट ने थोड़े लीवेज दिए हुए हैं। ठीक है, सो लिबरलाइजेशन एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हैव गिवन अ बूस्ट टू द इंडस्ट्री विद द एफर्ट्स टू प्राइवेट एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, अभी धीरे धीरे बढ़ रहा है। There is a need to allocate resources for research and development to produce steel more competitively. Research and development एक ऐसा विंग होता है जो सारे इंडस्ट्रीज में होता है, और ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट बेसिकली करता क्या है, आपके उन फैक्टर्स को आइडेंटिफाई करता है जिसके वजह से ग्रोथ नहीं हो रहा होगा किसी कंपनी का या किसी इंडस्ट्री का। ठीक है, और ये शायद हमने उतने ज्यादा मजबूत तरीके से एक्सप्लोर नहीं किया है। ठीक है, सो दैट इज वन थिंग दैट वी नीड टू एक्सप्लोर। Okay, aluminum smelting is the second most important metallurgical industry in India. तो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग मतलब ये एल्यूमिनियम हम बनाते हैं, सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया है एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग। इट इज लाइट रेड। तो एल्यूमिनियम का एक मेन एडवांटेज क्या है, देखो एरोप्लेन जैसे अगर आपको बनाना है तो स्टील से बनाओगे या आयरन से बनाओगे बहुत भारी हो जाएगा भाई साहब, इसीलिए हम एल्यूमिनियम को यूज करते हैं, बिकॉज इट इज वन ऑफ द लाइटेस्ट एलिमेंट। तो लाइट जो चीजें आपको बनानी है, ठीक है, मेटल भी यूज करना है और लाइट भी रखना है, तो एल्यूमिनियम वुड बी द बेस्ट ऑप्शन। एल्यूमिनियम का एक और अच्छा पार्ट क्या है कि भाई साहब एल्यूमिनियम जो होता है, जैसे देखो आयरन में रस्टिंग होती है तो वो क्या बनाता है, Fe2O3 बनाएगा इंटू XH2, है ना भाई साहब, ये हो गया आपका रस्ट। एल्यूमिनियम में भी एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऑक्साइड की खासियत क्या है कि समझ लो ये कोई एल्यूमिनियम पीस है, ठीक है, अभी इसके आजू बाजू क्या बन गया, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बन गया, और यही एल्यूमिनियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा, बाकी के रस्ट को अंदर नहीं जाने देगा, वही शील्ड बन जाएगा। इट विल नॉट अलाउ, इट विल कट ऑफ द ऑक्सीजन सप्लाई टू इनसाइड एल्यूमिनियम। ठीक है, तो ये रस्ट एल्यूमिनियम के लिए एडवांटेज का काम करता है। ठीक है, आयरन में क्या होगा भाई साहब, ये आयरन की चीज है भाई साहब, यहाँ पे भाई साहब क्या हो गया, रस्ट हो गया, फिर धीरे धीरे और रस्ट होगा, अंदर अंदर और रस्ट होगा भाई साहब, ऐसे रस्ट होता जाएगा until unless you paint it or do some more mechanisms। ठीक है, तो एल्यूमिनियम का ये एक चीज है भाई साहब, एल्यूमिनियम इट इज डेफिनेटली लाइट, सो इन प्लेस ऑफ when you actually want to manufacture things which are light in weight, then aluminum would be the best option। resistant to corrosion, इसमें भाई साहब corrosion सबसे कम होगा। a good conductor of heat, aluminum is a good conductor of heat। malleable मतलब it can be easily beaten into sheets, ductile and malleable पढ़ चुके हैं, and become strong when it is mixed with other metals। तो अगर आपको बहुत स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनियम निकालना है तो आप दूसरे मेटल्स के साथ इसको मिक्स करके इसको स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। ठीक है, कोरोजन इसमें भाई साहब नहीं होगा, आयरन में जो कोरोजन होता है वो आपको एल्यूमिनियम में नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, इट्स अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट। ठीक है, मैलिएबल है भाई साहब, इट कैन बी ब्रोकन इनटू शीट्स। इनफैक्ट आप एल्यूमिनियम फॉइल जो बनाते हैं जिसमें आप खाना वाना पैक करते हैं, वो भाई साहब शीट ही तो है, एल्यूमिनियम का शीट है वो। ठीक है, ओके, सो इट इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर, क्या क्या मैन्युफैक्चर कर सकते हैं भाई साहब, एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ठीक है, एल्यूमिनियम इज यूज्ड टू मैन्युफैक्चर एयरक्राफ्ट यूटेंसिल्स एंड वायर्स। ठीक है, एयरक्राफ्ट हो गया भाई साहब, ठीक है, यूटेंसिल्स हो गए, देन वी हैव बेसिकली इट हैज गेन्ड पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ स्टील। तो ये स्टील की जगह पे हम यूज कर सकते हैं, कॉपर की जगह पे यूज कर सकते हैं, जिंक की जगह पे एंड लेड की जगह पे।
It has gained popularity as a substitute of steel, copper, zinc and lead in a number of industries. ठीक है, तो स्टील हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, इसकी जगह पे हम इसको यूज कर सकते हैं एल्यूमिनियम. Aluminium smelting plants in the country are located in उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, ठीक है, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला. इन सब जगहों पे भाई साहब एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स आर लोकेटेड. इन 2008-2009 इंडिया प्रोड्यूस्ड ओवर 15.2 लाख मिलियन टन्स ऑफ एल्यूमिनियम. इतना ज्यादा भाई साहब एल्यूमिनियम प्रोड्यूस हुआ है 2008-2009 में. ठीक है. Bauxite, the raw material used in smelters, is a very bulky, dark reddish colored rock. ये आपका bauxite है. Bauxite is basically ore of aluminium. ठीक है, this is ore of aluminium. सबसे ज्यादा जो ore होता है, जो यूज होता है एल्यूमिनियम के, ore मतलब जो आप अर्थ से निकालते हैं. ठीक है, so bauxite is the ore which is the most extensively used ore for manufacturing of aluminium. ठीक है, okay. Aluminium is made by 4 to 6 tons of bauxite. इतने सारे bauxite लगते हैं भाई साहब एल्यूमिनियम में. ठीक है, is mixed with 2 tons of alumina. ठीक है, it gives what 1 ton of aluminium. ठीक है, 4 to 6 tons of bauxite. अगर आपके 4 से 6 टन bauxite के हैं तो आपको कितना मिलेगा भाई साहब? 2 टन कितना मिलेगा? एल्यूमिना का. और इससे मिलेगा भाई साहब 1 टन एल्यूमिनियम का. ठीक है, so 4 to 6 tons of bauxite will give you approximately 2 tons of alumina and this will give you 1 ton of aluminium. तो काफी ज्यादा प्रोडक्टिव है. मतलब 4 से 6 टन किसी और से अगर आप 1 टन निकाल ले रहे हैं तो अच्छा खासा आपको आउटपुट मिल रहा है. यू आर एक्चुअली गेटिंग गुड आउटपुट. ठीक है, सो एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग, लेट अस अंडरस्टैंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इन एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. बॉक्साइट है रॉ मटेरियल, बॉक्साइट क्वारी होती है. ठीक है, ट्रांसपोर्ट बाय रेल और शिप विच इज देन ट्रांसपोर्टेड यूजिंग बाय रेल और शिप टू रिफाइनरीज. तो रिफाइनरीज में इसको भेजा जाता है. ये जो ओर है इसको रिफाइनरीज में भेजा जाता है. ठीक है, बॉक्साइट क्रश्ड एंड एल्यूमिना इज डिसॉल्व्ड आउट. तो बॉक्साइट को क्रश किया जाता है और एल्यूमिना को डिसॉल्व आउट किया जाता है. तो इसको भेजा जाता है किसमें? एल्यूमिनियम रिफाइनरी में. द 3 थिंग्स आर गिवन आउट. बल्क ओर शिफ्टेड टू साइट ऑफ स्मेल्टर, कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी, पिच फ्रॉम अ कोयलरी. ये सारी चीजें होती है. बल्क ओर शिफ्ट टू अ साइट ऑफ स्मेल्टर. तो बल्क ओर क्या है भाई साहब? जो एल्यूमिनियम का बॉक्साइट ओर है इसको हम एक स्मेल्टर के पास शिफ्ट करते हैं. कैल्सिनेटेड पेट्रोलियम कोक फ्रॉम अ रिफाइनरी एंड पिच फ्रॉम अ कोलियरी. ठीक है, तो ये सब भाई साहब चीजें आती हैं. एल्यूमिनियम स्मेल्टर हो गया भाई साहब, ये एल्यूमिनियम स्मेल्टर. क्रायोलाइट, अ मॉडर्न मेटल एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट. तो इसका भी यूज होता है भाई साहब. एक मोल्टेन मेटल होता है एंड एक्ट्स एज एन इलेक्ट्रोलाइट. ये एल्यूमिनियम स्मेल्टर में यूज होता है. इलेक्ट्रिसिटी कितनी लगती है आपको? 18,600 किलोवाट पर टन ऑफ द ओर. तो हर एक टन के लिए आपको अप्रोक्सीमेटली 18,600 किलोवाट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी लगती है. ठीक है, एल्यूमिनियम स्मेल्टर में रहता है. रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए आपको एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चर में रेगुलर सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत है. एंड एन एश्योर्ड सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल एट मिनिमम कॉस्ट आर द 2 प्राइम फैक्टर्स फॉर लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री. ठीक है, ये आपके 2 प्राइम फैक्टर्स हो गए. द केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया इज अ फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग. इट कंट्रीब्यूट्स अप्रोक्सीमेटली 3% ऑफ द जीडीपी. रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री, तो अभी हम आते हैं भाई साहब, हमने देखा आयरन इंडस्ट्री देखा, फिर हमने देखा एल्यूमिनियम इंडस्ट्री. नाउ विल टॉक अबाउट द केमिकल इंडस्ट्री. तो 3% ऑफ जीडीपी, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट. ठीक है, दिस इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, 3% जीडीपी का भाई साहब. ठीक है, तो ये रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज हो गए, ये आपके केमिकल इंडस्ट्रीज हो गए. ठीक है, रेस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज एंड केमिकल. इट इज द 3rd लार्जेस्ट इन एशिया एंड ऑक्यूपाइज द 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ साइज. ठीक है, तो आपका भाई साहब एशिया में 3rd लार्जेस्ट है केमिकल इंडस्ट्री इन इंडिया एंड ऑक्यूपाइज 12th प्लेस इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ इट्स साइज. रैपिड ग्रोथ हैज बीन रिकॉर्डेड इन बोथ इनऑर्गेनिक एंड ऑर्गेनिक सेक्टर्स. तो कुछ इनऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं और कुछ ऑर्गेनिक केमिकल्स होते हैं. ऑर्गेनिक केमिकल्स मतलब जो आपके कार्बोनेट्स कंपाउंड्स में आपने पढ़े हैं, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल, ईथर, ये सब सारे आपके भाई साहब ऑर्गेनिक. ठीक है, ओके. इनऑर्गेनिक केमिकल्स में क्या क्या होंगे भाई साहब? फर्टिलाइजर्स हैं. ठीक है, जो आपके एग्रीकल्चर में लगते हैं. देन वी हैव सिंथेटिक फाइबर्स हैं. इनऑर्गेनिक केमिकल्स इंक्लूड सिंथेटिक फाइबर्स, नाइलॉन, रेयन. ये सब आपके भाई साहब नेचुरल फाइबर्स नहीं है. दीज आर मेड फ्रॉम
तो आर्टिफिशियल सिल्क हो गया, नाइलॉन हो गया, रेयन हो गया, दीज आर सिंथेटिक फाइबर्स, दे आर आल्सो मेड फ्रॉम स्पेसिफिक केमिकल्स, ठीक है। और क्या है भाई साहब, आपके प्लास्टिक्स बनते हैं केमिकल्स से, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। देन यू हैव एडेसिव्स, एडेसिव्स मतलब जोड़ने के लिए जो लगता है, ग्लू, ठीक है, ओके। यू हैव पेंट्स, ठीक है, अगेन दीज आर ऑल इनऑर्गेनिक केमिकल्स, ठीक है। यू हैव डाई स्टफ्स, भाई साहब कलरिंग के लिए जो स्टफ्स है, कॉस्टिक सोडा इनऑर्गेनिक केमिकल, नाइट्रिक एसिड ये भी आपका भाई साहब इनऑर्गेनिक केमिकल, सोडा ऐश इनऑर्गेनिक केमिकल, एल्कलीज इनऑर्गेनिक केमिकल, ये सब आपके क्या हो गए, इनऑर्गेनिक केमिकल्स। दीज इंडस्ट्रीज आर वाइडली स्प्रेड ओवर द कंट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिकल प्लांट्स आर लोकेटेड नियर ऑयल रिफाइनरीज और पेट्रोकेमिकल प्लांट्स, ठीक है। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग to further produce other chemicals that are used for industrial application, agriculture और directly for consumer markets, ठीक है। तो बेसिक केमिकल्स जो हैं वो क्या होंगे, अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट्स, ठीक है। फर्टिलाइजर इंडस्ट्री इज सेंटर्ड अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, तो इसमें भाई साहब नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। अमोनियम फॉस्फेट प्रोड्यूस होता है, ठीक है। व्हाट एल्स, फॉस्फैटिक फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है, विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटैश। इन सब चीजों को जब आप जमीन पे छिड़कते हैं तो जमीन की उपजाऊता बढ़ती है, ठीक है। दीज आर फर्टिलाइजर्स, ठीक है, ओके। द थर्ड दैट इज पोटैश इज एंटायरली इंपोर्टेड, ये पूरा पूरा भाई साहब इंपोर्ट करना पड़ता है, एज द कंट्री डज नॉट हैव एनी रिजर्व्स फॉर पोटैश, ठीक है, ऑफ कमर्शियली यूजेबल पोटैश और पोटेशियम कंपाउंड्स इन एनी फॉर्म। तो हमारे कंट्री में ये प्रोड्यूस नहीं होता है, पूरा पूरा भाई साहब इसको इंपोर्ट करना पड़ता है। इंडिया इज द थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ नाइट्रोजनस फर्टिलाइजर्स, ठीक है। एट प्रेजेंट देयर आर 10 पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, मतलब गवर्नमेंट के, ठीक है, 10 गवर्नमेंट सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं एंड 1 इन कोऑपरेटिव सेक्टर एट हाजिरा इन गुजरात अंडर द फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जिसको हम बोलते हैं एफसीआई, ठीक है। इसके अंडर में इतने कंपनीज हैं विच मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, ठीक है। आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। तो ग्रीन रेवोल्यूशन में हमने आइडेंटिफाई किया कि किस तरह से हम अपने प्रोडक्शन को बढ़ाएं ताकि ग्रोइंग रेट ऑफ पॉपुलेशन को कॉम्पनसेट कर पाए इन टर्म्स ऑफ फूड, ठीक है। सो आफ्टर द ग्रीन रेवोल्यूशन द इंडस्ट्री एक्सपैंडेड टू सेवरल अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री, ठीक है। These states contribute towards half the fertilizer production, ठीक है, half the गुजरात भाई साहब हो गया, उत्तर प्रदेश, केरला, तमिलनाडु, these states contribute. Cement is essentially for construction activity such as building houses, factories, bridges, roads, airports, dams and for other commercial establishment. तो सीमेंट का यूज होता है भाई साहब बिल्डिंग हाउसेस, ठीक है, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, ठीक है, रोड्स, देन वी हैव एयरपोर्ट्स, डैम्स, ठीक है, ये सारे भाई साहब हो रहे। द इंडस्ट्री रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम, ठीक है। इस इंडस्ट्री में भाई साहब बल्की और हेवी रॉ मटेरियल्स की जरूरत है। इट रिक्वायर्स बल्की एंड हेवी रॉ मटेरियल्स लाइक लाइमस्टोन, सिलिका, एल्यूमिना एंड जिप्सम, ठीक है, इन सारी चीजों की जरूरत पड़ती है। लाइमस्टोन हो गया भाई साहब, सिलिका, देन वी हैव एल्यूमिना एंड देन वी हैव जिप्सम, ठीक है। Coal and electric power are needed apart from rail transportation. तो coal and electric power की जरूरत पड़ती है भाई साहब apart from rail transportation. The industry has strategically located plants in Gujarat that have suitable access to the market in the Gulf countries. देखो गुजरात से गल्फ कंट्रीज में जाना आसान है ना, ठीक है। The first cement plant was set up in Chennai in 1904, ठीक है। Cement manufacturing has been decontrol of price and distribution since 1989 and other policy reforms led the cement industry to make rapid strides in capacity, process, technology and production. तो बहुत सारे इंप्रूवमेंट्स हुए हैं। तो ये सीमेंट इंडस्ट्री एक ऐसा इंडस्ट्री जो बहुत रैपिडली बढ़ा है, ठीक है, बहुत रैपिडली। देयर आर 128 लार्ज प्लांट्स and 332 mini cement plants in the country. India provides a variety of cement. बहुत सारे टाइप के सीमेंट इंडिया प्रोड्यूस करता है और प्रोवाइड भी करता है, ठीक है। इंप्रूवमेंट इन द क्वालिटी हैज फाउंड द प्रोड्यूस readily available market in East Asia, Middle East, Africa and South Asia apart from a large demand within the country. ये एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसका डिमांड कंट्री में तो है ही,
प्लस दूसरे कंट्रीज में भी बहुत सारा है, ठीक है। तो एक्सपोर्ट और भाई साहब खुद के कंट्री के रिक्वायरमेंट्स को, सीमेंट को हम मैन्युफैक्चर करते हुए मीटअप कर रहे हैं। द इंडस्ट्री इज डूइंग वेल इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन एज वेल एज एक्सपोर्ट। तो प्रोडक्शन में भी और एक्सपोर्ट में भी, दोनों में ही इंडिया इज डूइंग वेल। एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू जनरेट एडिक्वेट डोमेस्टिक डिमांड एंड सप्लाई इन ऑर्डर टू सस्टेन दिस इंडस्ट्री, ठीक है। तो ये हो गया भाई साहब आपके इंडस्ट्रीज के ऊपर। मैन्युफैक्चरिंग ये कर रहे थे हम। हाँ 1 2 नहीं, अच्छा इसमें 3 खत्म हो गया ना, 4 खत्म हो गया। Okay, people manufacturing industries. Automobiles provide vehicle for quick transport of goods and services and passengers. हमारे यहाँ पे आज की तारीख में सबसे ज्यादा ऑटोमोबाइल प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है। सो ऑटोमोबाइल्स बेसिकली आर प्रोवाइडिंग ट्रांसपोर्ट सर्विसेज, ठीक है। ऑटोमोबाइल से क्या प्रोवाइड होता है भाई साहब? ट्रांसपोर्ट। ट्रक्स, बसेस, मोटरसाइकिल्स, स्कूटर्स, 3 व्हीलर्स एंड मल्टी यूटिलिटी व्हीकल्स आर मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया एट वेरियस सेंटर्स। बहुत ताबड़तोड़ भाई साहब ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मैन्युफैक्चर हो रही है, ठीक है। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, लिबरलाइजेशन मतलब जब हमने मार्केट को बेसिकली धंधे के लिए खोला, ठीक है। लिबरलाइजेशन मतलब मार्केट को धंधे के लिए खोला। आफ्टर द लिबरलाइजेशन, द कमिंग इन ऑफ अ न्यू एंड कंटेम्पररी मॉडल्स stimulated the demand for vehicles in the market, which led to the healthy growth of the industry, including passenger cars, 2 and 3 wheelers, ठीक है। तो काफी भाई साहब डिमांड बढ़ गया। पहले इक्के दुक्के कार दिखते थे, लेकिन लिबरलाइजेशन के बाद जब हमने अपने मार्केट इकोनॉमी को ट्रेड के लिए खोल दिया, ठीक है, वी फाउंड दैट अ लॉट ऑफ पीपल एक्चुअली एंटर्ड इनटू दिस सेगमेंट और सेक्टर, ठीक है। द इंडस्ट्री हैज एक्सपीरियंस्ड अ क्वांटम जंप इन लेस देन 15 ईयर्स। फटाफट भाई साहब 15 सालों में बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग हमने किया। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जिसको हम एफडीआई बोलते हैं, ठीक है। एफडीआई मतलब क्या होता है कि फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो सकता है इस सेक्टर में, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बॉट इन न्यू टेक्नोलॉजी एंड अलाइन द इंडस्ट्री विद द ग्लोबल डेवलपमेंट्स। तो ग्लोबली जिस लेवल पे आज की तारीख में कार्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, उसी लेवल पे लगभग हमारे इंडिया में भी कार्स और जितने भी व्हीकल्स हैं वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, ठीक है। सो दिस इज ड्यू टू एफडीआई। ओके, द इंडस्ट्री इज लोकेटेड अराउंड दिल्ली, ठीक है। इट इज अराउंड लखनऊ, कोलकाता, मुंबई, पुणे, हैदराबाद, बैंगलोर, चेन्नई, कोयम्बटूर, इन सब जगहों पे भाई साहब लोकेटेड है। द इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री है विच आर कवरिंग अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री रडार्स हो गए, ट्रांजिस्टर सेट्स हो गए, टेलीविजन, टेलीकॉम, ठीक है। आपका जो मोबाइल्स हैं ये आपके इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री में रडार्स हैं, ठीक है। कंप्यूटर्स हो गए। बैंगलोर हैज इमर्ज्ड एज द इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। तो आपने पहले भी देखा इसके पहले कि जैसे सिलिकॉन वैली इसमें लोकेटेड है नॉर्थ अमेरिका में, वैसे ही भाई साहब हमारा जो इंडिया का सिलिकॉन वैली है दैट इज बेसिकली लोकेटेड इन बैंगलोर, ठीक है। ज्यादा करके आईटी और आईटी एनेबल्ड सर्विसेज हमारे बैंगलोर में इलेक्ट्रॉनिक। अदर इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स आर पुणे, हैदराबाद, चेन्नई, कोयम्बटूर, ठीक है। ओके, सो दिस बाय 2010 to 11 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया, एसटीपीआई बोलेंगे आप, ठीक है। 2010-11 सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजिकल पार्क्स ऑफ इंडिया हैव कम अप अक्रॉस 46 लोकेशंस एट डिफरेंट सेंटर्स ऑफ इंडिया। तो 46 लोकेशंस हैं अलग अलग सेंटर्स में, ठीक है, इन इंडिया। a major impact of this industry has been on employment generation पे, ठीक है। It is encouraging to know that 30% of the people employed in this sector are women, ठीक है। वुमेन के लिए काफी सारे, क्योंकि बैठ के काम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, दिस इंडस्ट्री हैज बीन अ मेजर फॉरेन एक्सचेंज अर्नर in the last 2 or 3 years
बिकॉज ऑफ इट्स फास्ट ग्रोइंग बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, जिसको हम कॉल सेंटर्स बोलते हैं। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग में क्या होता है कि बाहर के जो बिजनेसेस हैं वो इंडिया में आउटसोर्स होते हैं। क्यों? अभी जैसे समझो कोई बाहर का कंपनी है, ठीक है, वो एक इंसान को काम करने के लिए लेट्स से $1000 दे रहा है। अभी $1000 मतलब कितना हो गया भाई साहब? ये हो गया अप्रोक्सीमेटली वॉट 80,000 रुपीज, है ना भाई साहब? इंडियन करेंसी के हिसाब से 80,000 रुपीज हो गया। वही चीज अगर वो इंडिया में आउटसोर्स कर दे, मतलब इंडिया के लोग उस काम को करेंगे, तो राजी खुशी भाई साहब कोई भी उस काम को 20,000 रुपए में कर लेगा, है ना? तो मतलब अभी 80,000 में वो 4 एम्प्लॉयज को रख सकता है उस काम पे, मतलब वो आउटसोर्स कर देगा। समझ में आ रहा है? ये बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग बोलते हैं। समझ लो कोई बैंक है बाहर, कोई बैंक है, इसको एम्प्लॉयज चाहिए अपने काम के लिए, तो ये बैंक क्या करेगा? अपने सारे नेटवर्क को भाई साहब इधर डालेगा, ठीक है भाई, आज की तारीख में सारा डेटा ट्रांसफर हो जाएगा और यहाँ पे बैठे बैठे लोग जो है तो बैंक में काम करेंगे, किसी यूएस बैंक के लिए, किसी यूके के बैंक के लिए, किसी ऑस्ट्रेलिया के बैंक के लिए। वहां के लोगों का भी पैसा बचेगा और यहाँ के लोगों की आमदनी होगी। तो बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग आज की तारीख में बहुत बड़ा सेक्टर हो चुका है, ठीक है, इट हैज बिकम अ ह्यूज सेक्टर। ओके, द कंटिन्यूइंग ग्रोथ इन द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इज द की सक्सेस ऑफ द आईटी इंडस्ट्री इन इंडिया। आईटी इंडस्ट्री, हमने कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे तरह से समझा है और कंप्यूटर्स को बहुत अच्छे तरीके से यूज भी किया है। वी हैव बीन डूइंग अ फिनोमिनल जॉब इन अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर्स एंड यूजिंग इट एडवांटेजेस, ठीक है। तो आईटी इंडस्ट्री हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा बूम आया है, ठीक है। इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन का होना बहुत जरूरी है। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ते रहना बहुत जरूरी है, लेकिन साथ ही साथ एक प्रॉब्लम आता है जिसको हम बोलते हैं पोल्यूशन। अगर हम इस पोल्यूशन को कंट्रोल ना करें तो एक टाइम आएगा कि इंडस्ट्रीज होने के बावजूद भी इट विल बी डिफिकल्ट टू सस्टेन आवर लाइव्स, इट विल बी डिफिकल्ट टू ब्रीथ इन एज वेल, ठीक है। ये सारी डिफिकल्टीज भाई साहब आपके चैलेंजेस पोज होंगे। ऑल्दो इंडस्ट्रीज कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, द प्रॉब्लम इज, ठीक है, द इंक्रीज इन पोल्यूशन ऑफ लैंड, वाटर, एयर, नॉइज and resulting degradation of environment that they have caused cannot be overlooked। तो जितनी ज्यादा इंडस्ट्रीज बड़ी हैं उतनी ज्यादा भाई साहब ये पोल्यूशन भी बढ़ा है, ठीक है। पोल्यूशन आपका वाटर में हुआ है, पोल्यूशन आपका भाई साहब लैंड में हुआ है, पोल्यूशन आपका भाई साहब एयर में भी हुआ है, ठीक है। ऑल दीज पोल्यूशंस हैव हैपेंड, ठीक है। इंडस्ट्रीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर 4 टाइप्स ऑफ पोल्यूशन। क्या क्या है भाई साहब आपके? एयर में पोल्यूशन, क्योंकि इंडस्ट्रीज के जितने भी एफ्लुएंट्स हैं वो एयर में भाई साहब डिस्चार्ज होते हैं, तो एयर पोल्यूशन। देन वी हैव वाटर पोल्यूशन, वाटर में भी पोल्यूशन होता है भाई साहब। देन वी हैव लैंड पोल्यूशन, ठीक है, एंड देन वी हैव नॉइज पोल्यूशन। तो ये सारी चीजें भाई साहब इंडस्ट्री पोल्यूशन जनरेट करती हैं, ठीक है। द पोल्यूटिंग इंडस्ट्रीज ऑल्सो इंक्लूड थर्मल पावर प्लांट्स। थर्मल पावर प्लांट से हीट जनरेट होता है, ठीक है, हीट जनरेट होता है। एयर पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ हाई प्रोपोर्शन ऑफ अनडिजायरेबल गैसेस सच एज सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये हाई प्रोपोर्शन में प्रेजेंट है, सल्फर डाइऑक्साइड एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड एक पॉइजनस गैस है। पॉइजनस क्यों मानते हैं हम इसको? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड अगर हमारे अंदर आता है, हमारे ब्लड में होता है हेमोग्लोबिन, ये जो ब्लड होता है हेमोग्लोबिन, ये ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है ना। जो एयर हम ले रहे हैं, हमारे लंग्स में एयर जा रहा है, ऑक्सीजन नहीं, लेकिन एयर में से ऑक्सीजन को कौन निकाल रहा है? हेमोग्लोबिन, ठीक है। प्रॉब्लम यह है कि इसी हेमोग्लोबिन का कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी कॉम्बिनेशन होता है और ऑक्सीजन से 400 गुना ज्यादा होता है। समझ में आ रहा है? तो मतलब अगर आपको एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों भी मिल रहा है, इफ यू आर गेटिंग बोथ ऑक्सीजन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड, if you are inhaling air which contains carbon monoxide, what will happen is in the lungs, when our blood hemoglobin encounters that carbon monoxide, it will catch up with that carbon monoxide and that too approximately 400 times stronger। 400 गुना ज्यादा भाई साहब। क्या ये मामला समझ में आ रहा है? ठीक है, 400 गुना ज्यादा, ठीक है, 400 times strongly। Okay, air pollution is caused by the presence of high proportion of undesirable gases such as sulfur dioxide and carbon monoxide, ठीक है। Airborne particulate matters contain both solid and liquid particles like dust, sprays, mist and smoke। ये सारी चीजें होती हैं भाई साहब, ठीक है। डस्ट होता है उसमें, स्प्रे, मिस्ट और स्मोक भी होता है। स्मोक इज एमिटेड, स्मोक भाई साहब किससे एमिट होता है? केमिकल एंड पेपर फैक्ट्रीज, ब्रिक क्लिन्स, ईंट की भट्टियां होती हैं देखो, ठीक है,
ब्रिक क्लिन्स आपने देखा रहेगा, ईंट की भट्टियां ही हैं तो यहाँ पे आजू बाजू में ही है। रिफाइनरीज होती हैं, स्मेल्टिंग प्लांट जैसे एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स, एंड बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल, जहां पे फॉसिल फ्यूल्स बर्न होते हैं। फॉसिल फ्यूल्स मतलब जो आपके पेट्रोलियम, डीजल वगैरह, ये सब फॉसिल फ्यूल्स है। इन बिग एंड स्मॉल फैक्ट्रीज दैट इग्नोर पोल्यूशन नॉर्म्स, तो ऐसे बड़े और छोटे स्मॉल फैक्ट्रीज में अगर पोल्यूशन के नॉर्म्स को इग्नोर किया जाता है तो बहुत भारी मात्रा में स्मोक डिस्चार्ज होता है, और ये स्मोक बेसिकली पूरे वातावरण को दूषित कर देता है। ठीक है, टॉक्सिक गैसेस लीक्स कैन बी वेरी हजार्डस विथ लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स। ठीक है, एयर पोल्यूशन एडवर्सली अफेक्ट्स ह्यूमन हेल्थ, एनिमल्स, प्लांट्स, बिल्डिंग्स एंड द एटमॉस्फेयर एज अ होल। इन सब चीजों को भाई साहब एयर पोल्यूशन इंपैक्ट करता है। ठीक है, वाटर पोल्यूशन भाई साहब देखेंगे, वाटर पोल्यूशन इज कॉज्ड बाय ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक इंडस्ट्रियल वेस्ट एंड एफ्लुएंट्स डिस्चार्ज इनटू रिवर्स। तो ऑर्गेनिक वेस्ट प्लस इनऑर्गेनिक वेस्ट जो रिवर्स में डिस्चार्ज होते हैं। द मेन कल्प्रिट्स इन दिस रिगार्ड आर पेपर, पल्प, chemical, textile and dyeing, petroleum refineries, tanneries and electroplating devices। इन सब चीजों से भाई साहब आपके वाटर पोल्यूशन लेवल्स क्रिएट होते हैं। That let out dyes, detergents, acids, salts and heavy metals like lead and mercury, pesticides, fertilizers, synthetic chemicals with carbon, plastics and rubber etc into the water bodies। ये सारे भाई साहब आपके वाटर बॉडीज, let's say seas, oceans, lakes and rivers में discharge होते हैं, and this can be a severe cause। Fly ash, phosphogypsum and iron and steel slags are the major solid waste in India। ठीक है, okay। Thermal pollution of water occurs when hot water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। तो हमने उसको कूल नहीं किया और हमने ड्रेन आउट कर दिया। ठीक है, so इसको हम थर्मल पोल्यूशन बोलेंगे। वेस्ट फ्रॉम न्यूक्लियर पावर प्लांट्स, न्यूक्लियर एंड वेपन प्रोडक्शन फैसिलिटीज कॉज कैंसर्स, बर्थ डिफेक्ट्स एंड मिसकैरेजेस। ठीक है, तो जहां पे आपके न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं वहां पे रेडियो एक्टिव चीजें हैं, और रेडियो एक्टिव चीजों को अगर बिना ट्रीटमेंट किए और असावधानी से हमने भाई साहब जमीन और पानी में छोड़ दिया और उस जमीन और पानी का कंजम्पशन हुआ तो रेडिएशन से आपके बहुत सारे डिजीजेस हो सकते हैं। कैंसर हो सकता है, परमानेंट बर्थ डिफेक्ट्स हो सकते हैं, या मिस कैरेजेस भी हो सकते हैं। मतलब किसी प्रेग्नेंट वुमेन का मिस कैरेज हो गया, ठीक है, वो बच्चा मर गया पेट में ही। ठीक है, तो ये बहुत खतरनाक इंपैक्ट्स हो सकते हैं। ठीक है, सॉइल एंड वाटर पोल्यूशन आर क्लोजली रिलेटेड। डंपिंग ऑफ वेस्ट स्पेशली ग्लास, हार्मफुल केमिकल्स, इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स, पैकेजिंग सॉल्ट्स एंड गार्बेज रेंडर्स द सॉइल यूजलेस। जितना ये सब चीजों को हम डंपिंग करेंगे सॉइल भाई साहब उसका उतना ही यूजलेस हो जाएगा। ठीक है, रेन वाटर परकोलेट्स इनटू द सॉइल कैरिंग द पोल्यूटेंट्स टू द ग्राउंड एंड ग्राउंड वाटर आल्सो गेट्स कंटामिनेटेड। इससे भाई साहब आपका ग्राउंड वाटर भी क्या हो जाता है, कंटामिनेट हो जाएगा। ठीक है, नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर। जरा अगर आजू बाजू में नॉइज होता रहेगा तो, और हम इंडियंस इसके बारे में बिल्कुल भी वाकिफ नहीं है या इसके बारे में कोई कंट्रोल नहीं करते हैं। आपके नॉइज फ्री जोन्स होते हैं, जैसे स्कूल आपका एक नॉइज फ्री जोन है, स्कूल के आजू बाजू का जो एरिया है वहां पे कोई भी फैब्रिकेशन का काम नहीं होना चाहिए, कोई हॉर्न बजा। आप देखते हैं, मतलब मैं कभी कभी ऐसे रास्ते से जा रहा हूँ, पीछे वाला पे 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 पे, अरे भाई साहब रास्ता होगा तो मैं तुम्हें जाने दूंगा। ठीक है, अननेसेसरी हॉन्किंग है, अननेसेसरी हॉन्किंग है। प्लस आपके ये जितने भी फैब्रिकेशन यूनिट्स हैं जहाँ पे बहुत जोर से साउंड प्रोड्यूस होता है, ये कहीं भी होता है, एक्चुअली नहीं होना चाहिए, एक्चुअली में नहीं होना चाहिए, क्योंकि फैब्रिकेशन यूनिट्स आर इंडस्ट्रियल यूनिट्स, दे शुड नॉट बी देयर इन द विसिनिटी ऑफ रेसिडेंशियल एरियाज। ये होना ही नहीं चाहिए, जहाँ चूँ भाई साहब चल रहा है भाई साहब। ठीक है, तो ये साउंड पोल्यूशन आपके एंजाइटी लेवल्स को बढ़ाता है। द मोर पीसफुल योर एनवायरमेंट है, द मोर पीसफुल यू विल बी एज वेल। ठीक है, तो ये सारी चीजें हैं भाई साहब। नॉइज पोल्यूशन नॉट ओनली रिजल्ट्स इन इरिटेशन एंड एंगर, इट कैन आल्सो कॉज हियरिंग डैमेज, हियरिंग इम्पेयरमेंट, इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड ब्लड प्रेशर अमॉन्ग अदर फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स। तो ये सारी चीजें हो सकती हैं भाई साहब आपके नॉइज पोल्यूशन के चलते। ठीक है, अनवांटेड साउंड इज एन इरिटेंट एंड अ सोर्स ऑफ स्ट्रेस। अगर जो साउंड आप सुनना नहीं चाहते हैं वो अगर आप सुन रहे हैं तो वो इरिटेशन प्रोड्यूस करेगा और स्ट्रेस भी। ठीक है, इंडस्ट्रियल एंड कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, मशीनरी, फैक्ट्री इक्विपमेंट, generators, saws and pneumatic and electrical drills
ऑल्सो मेक अ लॉट ऑफ नॉइज। इन सब से भाई साहब बहुत ज्यादा नॉइज प्रोड्यूस होता है। कंटेनिंग और ऑपरेटेड बाय एयर और गैस अंडर प्रेशर, ठीक है। ये आपके न्यूमेटिक मतलब क्या होते हैं, जो एयर और गैस से अंडर प्रेशर ऑपरेट होते हैं, ठीक है। Every liter of wastewater discharged by our industry pollutes 8 times the quantity of fresh water। 1 लीटर जो वेस्ट वाटर आप डालते हैं किसी स्ट्रीम, लेक या रिवर या सी में भी, वो 8 लीटर बर्बाद कर देता है पानी को, ठीक है। 8 लीटर पानी बर्बाद हो जाएगा, ठीक है। तो ईच लीटर ऑफ वेस्ट वाटर दैट वी आर डिस्चार्जिंग बिफोर इट इज ट्रीटेड into into basically river waters or fresh stream waters, इतना डिस्ट्रॉय करेगा। सम सजेशंस क्या क्या है भाई साहब आपके, मिनिमाइजिंग यूज ऑफ वाटर फॉर प्रोसेसिंग by reusing and recycling it into 2 or more successive stages। तो हम भाई साहब वाटर को 2 या सक्सेसिव स्टेजेस में रिसाइकिल करके फिर से उस वाटर को यूज कर सकते हैं। जिस इंडस्ट्री में भाई साहब जो वाटर यूज हुआ है उसको हम डिस्चार्ज ना करके उसको भाई साहब क्या करेंगे, उसको इम्प्योरिटीज को निकाल के फिर से उस वाटर को हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। वी कैन यूज द वाटर। हार्वेस्टिंग ऑफ रेन वाटर टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ठीक है, टू मीट वाटर रिक्वायरमेंट्स। Treating hot water and effluents before releasing them in rivers and ponds। Treatment of industrial effluents can be done in 3 phases। तो आपके भाई साहब जितने भी देखो, हॉट वाटर को अगर हम डायरेक्टली रिलीज करेंगे रिवर्स या पॉन्ड्स में तो होगा क्या, व्हाट विल हैपन, इट विल, क्योंकि उसका टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी ऑक्सीजन की सॉल्युबिलिटी घट जाएगी, ऑक्सीजन उससे निकल जाएगा, तो ऑक्सीजन का परसेंटेज जो होगा जो वाटर में डिसॉल्व होगा दैट विल डिक्रीज। और अगर ऐसा होगा तो जो फिश या वो है वो मर जाएंगे। क्या ये समझ में आ रहा है? When you are discharging hot water, समझ लो polluted water नहीं है लेकिन hot water है, into streams and rivers and lakes, what will happen? The temperature will rise। If the temperature rises, the quantity of oxygen in hot water that becomes less। Already भाई साहब ऑक्सीजन का कंटेंट हमारे वाटर में लेस है, लेसर देन एयर। एयर में अप्रोक्सीमेटली 20% है और ऑक्सीजन इन वाटर इज अप्रोक्सीमेटली व्हाट 11%, ठीक है। इसीलिए फिशेस का ब्रीदिंग रेट जो है तो हाई है। अभी अगर उसको हीट करके आप और कम कर देंगे तो फिशेस सर्वाइव कैसे करेंगे, ठीक है। दैट विल लीड टू द, सो ट्रीटमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स कैन बी डन इन 3 फेजेस। क्या क्या है भाई साहब, प्राइमरी ट्रीटमेंट बाय मैकेनिकल मींस, तो मैकेनिकल मींस से हम प्राइमरी ट्रीटमेंट करते हैं, ठीक है। दिस इन्वॉल्व्स स्क्रीनिंग, ग्राइंडिंग, फ्लोक्यूलेशन एंड सेडिमेंटेशन, ये मैकेनिकल मींस हो गए। सेकेंडरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस, ठीक है। दिस टर्शियरी ट्रीटमेंट बाय बायोलॉजिकल, केमिकल एंड फिजिकल प्रोसेस, ठीक है। This involves recycling of wastewater, ठीक है। Overdrawing of groundwater reserves by industry when there is a threat to groundwater resources also needs to be regulated legally, ठीक है। Particulate matter in the air can be reduced by fitting smokestacks to factories with electrostatic precipitators, fabric filters, scrubbers and inertial separators। तो यहां से जहां से स्मोक निकल रहा है इस चिमनी को हम ढाक सकते हैं, ठीक है, अलग अलग चीजों से, जिससे आपका जो स्मोक निकल रहा है, स्मोक कैन बी रिड्यूस्ड बाय यूजिंग ऑयल और गैस इंस्टेड ऑफ कोल इन फैक्ट्रीज, ठीक है। ऑयल और गैस की यूज करते हैं अगर हम इंस्टेड ऑफ कोल। मशीनरी एंड इक्विपमेंट कैन बी यूज्ड एंड जनरेटर्स शुड बी फिटेड विद साइलेंसर्स। तो आपके जनरेटर से काफी ज्यादा, मशीन से काफी ज्यादा आवाज आता है, तो उसमें अगर हम साइलेंसर्स फिट करेंगे तो साउंड पोल्यूशन आपका रिड्यूस होगा, ठीक है। Almost all machinery can be redesigned to increase energy efficiency and reduce noise। सारे मशीनरीज को हम ऐसे, जैसे अगर आप देखोगे इलेक्ट्रिक कार्स या व्हीकल्स में कोई नॉइज नहीं होता है, राइट, उनमें नॉइज आपको मिलता ही नहीं है, ठीक है। सो हम यहाँ पे नॉइज को रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल में बी यूज्ड अपार्ट फ्रॉम पर्सनल यूज ऑफ ईयर प्लग्स एंड ईयरफोन्स, ठीक है। तो ईयर प्लग्स आप यूज कर सकते हैं ज्यादा नॉइज ना सुनना है तो, ठीक है। ईयर प्लग्स होते हैं ये, तो ये नॉइज पोल्यूशन को अवॉइड करते हैं, ठीक है। और नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल, बहुत सारे नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स होते हैं, जैसे फर्नीचर आपका नॉइज अब्सॉर्बिंग है, कर्टेन्स आपके नॉइज अब्सॉर्बिंग है, सोफा सेट, ठीक है, आपके नॉइज अब्सॉर्बिंग, कुशंस, बेड्स, ये सब आपके नॉइज अब्सॉर्बिंग मटेरियल्स हैं, ठीक है। आप किसी खाली फ्लैट में अगर जाएंगे और थोड़ा सा भी बात करेंगे तो आपको गूंज सुनाई देगी, है ना। उसी फ्लैट को आप भाई साहब फर्नीचर से और नॉर्मल चीजों से भर दीजिए तो आपका आवाज उतना गूंजेगा नहीं। क्यों? क्योंकि अब ये सारी चीजें क्या कर रही हैं, साउंड को अब्सॉर्ब कर रही हैं। दीज आर साउंड अब्सॉर्बिंग थिंग्स, ठीक है।
ओके, द चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट? एक ऐसा डेवलपमेंट जिसको आप सस्टेन कर सके। चैलेंज ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अ डेवलपमेंट विच कैन बी सस्टेन्ड। आप डेवलपमेंट किए जा रहे हैं लेकिन इस डेवलपमेंट को आप सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, इसको आप भाई साहब बहुत लंबे तक नहीं खींच पा रहे हैं, तो ये एक चैलेंज होगा जाएगा। ठीक है, अगर आप डेवलपमेंट किए जा रहे हैं लेकिन पोल्यूशन को ध्यान नहीं दे रहे हैं, आप भाई साहब रिसोर्सेस किस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए, आप भाई साहब ताबड़तोड़ रिसोर्सेस को इस्तेमाल किए जा रहे हैं, इन सब चीजों से रिक्वायर्स इंटीग्रेशन ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट विद एनवायरमेंटल कंसर्न्स। इससे क्या होगा भाई साहब, एनवायरमेंट में कंसर्न्स बढ़ेंगे। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है भाई साहब, एक ऐसा डेवलपमेंट जो प्रेजेंट के नीड्स को मीट करे विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। ठीक है, उसको भाई साहब बिना कॉम्प्रोमाइज करके जिसको हम करें। ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है भाई साहब, एनटीपीसी जिसको हम बोलते हैं। ठीक है, सो नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ इक्विपमेंट अडॉप्टिंग लेटेस्ट टेक्निक्स एंड अपग्रेडिंग एग्जिस्टिंग इक्विपमेंट। ठीक है, तो नया इक्विपमेंट लाइए, पुराने इक्विपमेंट को मत यूज कीजिए, जितना आप नया इक्विपमेंट लाएंगे उतना बेहतर होगा। ठीक है, मिनिमाइजिंग वेस्ट जनरेशन बाय मैक्सिमाइजिंग ऐश यूटिलाइजेशन, तो वेस्ट जनरेशन को मिनिमाइज कीजिए और ज्यादा ऐश को इस्तेमाल करने की कोशिश की जाए। ठीक है, प्रोवाइडिंग ग्रीन बेल्ट्स फॉर नर्चरिंग इकोलॉजिकल बैलेंस and addressing the question of special purpose vehicles for afforestation। ठीक है, अफॉरेस्टेशन मतलब आपके कुछ ऐसे व्हीकल्स बनाए जाएं जिससे भाई साहब फॉरेस्ट को बढ़ाया जाए, फॉरेस्ट कैन बी इंक्रीज। ठीक है, फॉरेस्ट कैन बी इंक्रीज, रिड्यूसिंग एनवायरमेंटल पोल्यूशन थ्रू ऐश पॉन्ड मैनेजमेंट, ऐश वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम एंड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट। इन सब चीजों से भाई साहब अगर हम करते हैं। एंड ऐश पॉन्ड होता क्या है भाई साहब, एंड ऐश पॉन्ड इज इंजीनियर्ड स्ट्रक्चर फॉर द डिस्पोजेबल ऑफ बॉटम ऐश, तो जो बॉटम ऐश बचता है उसको हम यहाँ पे डिस्पोज करते हैं। ठीक है, ऐश पॉन्ड बना देते हैं। इकोलॉजिकल मॉनिटरिंग रिव्यूज एंड ऑनलाइन डेटाबेस मैनेजमेंट फॉर ऑल इट्स पावर स्टेशंस। ठीक है, इन सब चीजों को हम भाई साहब अगर मैनेज करते हुए ठीक से करेंगे सो द प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व। ठीक है, तो इस तरह से तो आपका भाई साहब ये चैप्टर होता है खत्म। क्यों आज जाना है कि कल जाना है?